हाय गाइस, मैं हूं रोनी। आप सबको मेरे इस वीडियो में दिल खोलकर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चारधाम यात्रा के बारे में बताऊंगा। चारधाम मतलब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में, जिसके अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। इसके अलावा एक और चारधाम का यात्रा होता है, जिसके अंदर गुजरात के द्वारकाधीश धाम, पुरी के जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम और बद्रीनाथ धाम आता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटी चारधाम यानी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के पूरे प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। इसका खर्चा कितना आएगा, तो आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना आपके लिए बेहतर होगा। तो यात्रा से जुड़ी हर छोटे बड़े डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हरिद्वार से चारधाम यात्रा की ये जर्नी आप बस या प्राइवेट कार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों के ग्रुप में 1 या 2 लोग हैं तो आपको बस एक बजट ट्रैवल देगी। अगर आपके ग्रुप में 4 से 6 लोग हैं तो प्राइवेट कार विल बी द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें खर्चा लगभग बस जैसा ही आएगा, लेकिन ये टूर आपके हिसाब से होगी। तो हम लोग 4 लोग के ग्रुप में गए थे, तो 4 सीटर वाला कार हायर किए थे हम लोग। हरिद्वार से 4 सीटर वाला कार का वो चारधाम यात्रा कराने के लिए 28 से 32 हज़ार तक चार्ज करेगी आपको, जो कि हरिद्वार से ही फिक्स्ड हो जाएगी। तो इस चारधाम यात्रा की शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का बेस पॉइंट कहा जाता है और हरिद्वार एक पवित्र स्थान भी है। पवित्र स्थान होने के साथ साथ हरिद्वार को महादेव और विष्णु जी तक पहुंचने का द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगा के आत्मशुद्धिकरण के बाद ही शुरू होती है चारधाम की असली यात्रा। तो हरिद्वार के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, अभी आई बटन पे आ रहा है ये वीडियो, तो आप जाके चाहे तो देख सकते हो वीडियो। तो हरिद्वार से आपको पहले दिन जाना होगा यमुनोत्री धाम के लिए, और हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की दूरी है 236 किलोमीटर। तो पहले दिन आप यमुनोत्री धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो दर्शन नहीं होगा। तो पहले दिन आप ज्यादा से ज्यादा बरकोट तक ही जाइए, जिसका लगभग दूरी है हरिद्वार से 190 किलोमीटर। और ये 190 किलोमीटर आप देहरादून, मसूरी का सीनिक ब्यूटी बहुत ही लाजवाब रहेगा आपको देखने के लिए। और रास्ते में आपको बरकोट जाने से ठीक पहले मिलेगा लखमंडल और पांडव गुफा जैसे साइट सीन। हरिद्वार से बरकोट तक का 190 किलोमीटर की दूरी आपको तय करने में 7 से 8 घंटे लगेंगे, और बरकोट में आपको 1200 से लेकर 2000 के बीच में 4 बेड वाला कमरा मिल जाएगा आसानी से। तो दूसरे दिन सुबह आप आराम से 7-8 बजे निकलिए बरकोट से जानकी चट्टी जाने के लिए, और यहाँ से जानकी चट्टी की दूरी होगी 45 किलोमीटर, जिसे तय करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। और जानकी चट्टी पहुँचने के बाद आपको यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा यमुनोत्री टेम्पल तक पहुँचने के लिए। इस 5 किलोमीटर ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे की समय लगेगी। अगर आप ट्रैक करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पे पिट्ठू और पोहनी, घोड़ा, ये सब सुविधा भी उपलब्ध है। और इस 5 किलोमीटर ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में जो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेंगे वो काफी खूबसूरत है। ट्रैक करके जब आप यमुनोत्री टेम्पल तक पहुंचेंगे तो आपको पहले ही दिखेगा कि टेम्पल के ठीक बगल से ही यमुना नदी बहुत शोर मचाकर बह रही है, और मंदिर में पहुंच के आपको दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं, गर्म पानी का भी इंतजाम है। और अगर आपको ठंडे पानी में नहाना है, नदी में मजा लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहेगा। तो दर्शन के बाद आपको वापस फिर से ट्रैक करके जानकी चट्टी आना होगा। वापस आते वक्त क्योंकि चढ़ाई नहीं है तो 1.5 से 2 घंटे में आप ये 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर सकते हैं, और वापस बरकोट आएंगे जानकी चट्टी से, और नाइट स्टे बरकोट में ही होगा उस दिन का। तो यमुनोत्री धाम के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, जाके आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो तीसरे दिन सुबह आप आराम से उठिए, क्योंकि आज उतना ज्यादा जर्नी नहीं करना पड़ेगा आपको। सिर्फ उत्तरकाशी तक ही जाना है, और बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी है सिर्फ 82 किलोमीटर। इस 82 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 घंटा लगेगा। उत्तरकाशी के रास्ते में एक साइट सीन भी आता है शिव गुफा, तो रास्ते में वो साइट सीन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही आध्यात्मिक जगह है वो। फिर शिव गुफा देखने के बाद आप सीधे चले जाएंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी पहुंच के आपके पास काफी ज्यादा टाइम रहेगी, तो आप वहां पे लंच कीजिए, और लंच करने के बाद आप जाइए काशी विश्वनाथ टेम्पल घूम के आइए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है, जिसकी सजावट भी काफी अच्छे है।
तो इस दिन का नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही होगा। यहाँ पे आप लोगों को 1500-1600 रुपए में 4 बेड वाला कमरा आसानी से मिल जाएंगे। फिर चौथे दिन सुबह आपको जल्दी निकलना है, क्योंकि उत्तरकाशी से गंगोत्री टेम्पल की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर, और इस 100 किलोमीटर को पूरा करने में आप लोगों को 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। तो अर्ली मॉर्निंग आप लोग निकल जाइए, और रास्ते में एक डेंजरस और खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखेगा आपको पहले। उसके बाद आप गंगनानी में जाइए और वहाँ पे ब्रेकफास्ट कीजिए, और गंगनानी में नहाने की सुविधा भी है, गर्म कुंड की व्यवस्था है यहाँ पर। तो आप चाहे तो गंगनानी में नहा सकते हैं, और नहीं तो आप गंगोत्री टेम्पल पहुंचकर वहाँ पे गंगा नदी में भी नहा सकते हैं। तो गंगनानी से जब आप गंगोत्री टेम्पल के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको सुक्की विलेज मिलेंगे, जहाँ पे एप्पल ट्रीज, एप्पल गार्डन आपको आकर्षित करेंगे। और उसके बाद आएगी हरसिल वैली, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिसे, और यहाँ का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। ये उत्तराखंड में एक हिडन जेम है। तो हरसिल वैली में रुककर यहाँ का सीनिक ब्यूटी का मजा जरूर ले लीजिएगा। और उसके बाद आप पहुंचेंगे गंगोत्री टेम्पल। मंदिर से 400-500 मीटर पहले आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी और पार्किंग वहीं पे है। फिर आपको 500 मीटर पैदल जाना होगा, और जाते ही आपको पूजा सामान की दुकान दिखेंगे, तो पूजा सामान ले लीजिए और आगे बढ़िए। मंदिर के बाहर ही गंगा नदी बह रही है, तो वहाँ पे आप नहा लीजिए। नहाते वक्त सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि यहाँ पे लहर काफी तेज है। फिर नहाने के बाद आप दर्शन पूजन कीजिए, और दर्शन पूजन हो जाने के बाद यहाँ पास में 2-3 जगह है घूमने के लिए। तो आप चले जाइए पांडव गुफा, और पांडव गुफा जाते जाते रास्ते में आपको एक खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एकदम यूनिक सा वाटरफॉल है। फिर आप आगे बढ़िए पांडव गुफा के लिए, और यहाँ से 2 दिन का ट्रेक होता है गोमुख के लिए। तो अगर गोमुख ट्रेक करना है आपको तो गाइड हायर करना पड़ेगा, और गाइड लेके आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन बना के गोमुख तक जा सकते हैं। कभी दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और इसके अलावा यहाँ पे गौरीकुंड, सूर्यकुंड नाम की और भी 2 जगह है। तो ये सारी जगह घूमने के बाद आपको फिर से वापस उत्तरकाशी आना होगा, और उस दिन का भी नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही होगी आपकी। फिर 5वें दिन सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा और लगभग 6 बजे तक निकल जाना होगा सोनप्रयाग के लिए। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी है 230 किलोमीटर, और इस 230 किलोमीटर को करने में आप लोगों को टाइम लग सकता है 10 से 12 घंटा। तो सोनप्रयाग पहुंच के अगर आपके पास वक्त होता है ज्यादा, तो आप गौरीकुंड तक भी पहुंच के रूम ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि गौरीकुंड में अगर रहेंगे तो दूसरे दिन जो केदारनाथ तक का ट्रेक होगा या यात्रा होगा केदारनाथ का, तो आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़ा आसानी रहेगी उसमें। लेकिन आप सोनप्रयाग में भी रुके तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है सिर्फ 5 किलोमीटर, और सोनप्रयाग से शेयरिंग कार मिलता है गौरीकुंड जाने के लिए, 50 रुपए करके लेता है पर पर्सन। तो आपकी मर्जी, आप सोनप्रयाग में रुकना चाहेंगे या गौरीकुंड में। सोनप्रयाग में आपको ज्यादा मार्केट एरिया या कमर्शियल प्लेस लगेगा आपको, तो उसी हिसाब से गौरीकुंड में कुछ लिमिटेड जगह है रहने के लिए, बहुत ही लिमिटेड होटल्स वगैरह है। और फिर आता है डे 6। इस दिन आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। तो केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सुबह जितने जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी उठिए और अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी है गूगल मैप के हिसाब से और यहाँ के माइलस्टोन के हिसाब से 16 किलोमीटर, लेकिन यहाँ के लोकल लोग बताते हैं ये ट्रैक 22 किलोमीटर की है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ये ट्रैक दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रैक में से एक माना जाता है, और सीनिक ब्यूटी के हिसाब से ये ट्रैक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक के दौरान रास्ते में हर 1 किलोमीटर पे आपको माइलस्टोन दिखेंगे। जगह जगह पे आप खाने की दुकान, छोले, फल, ये सब चीज मिलेंगे। ये 16 या 22 किलोमीटर का ट्रेक, इसको आप बहुत ही आसानी से सीनिक ब्यूटी को निहारते निहारते एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ की बेस कैंप तक। फिर भी अगर आप इस दूरी को ट्रेक के दौरान पूरा नहीं कर सकते हो या ट्रेक करने में सक्षम ना हो आप, तो आपके लिए पोनी, पिट्ठू, पालकी, घोड़ा, ये सब सुविधा आप ले सकते हैं जरूर अगर आपको जरूरत पड़े तो। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे आप बहुत ही फास्टेस्ट पहुंच सकते हैं केदारनाथ टेम्पल तक, वो है हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए आपको पहले से बुकिंग करवाना जरूरी है। तो ट्रेक करते करते लगभग 8-10 किलोमीटर के बाद आपको दूर से ही केदारनाथ पीक दिखेंगे, स्नो कवर्ड व्हाइट केदारनाथ पीक। जब आप केदारनाथ के बेस कैंप में पहुंच जाएंगे तो दूर से ही केदारनाथ टेम्पल आपको एक झलक दिखाकर स्वागत करेंगे, और फिर आपको जो फीलिंग आएगी मन के अंदर वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। आप लोग जब जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इस दिन का नाइट स्टे आपको यहीं पे करना होगा। मंदिर के आसपास होटल्स के रेट काफी ज्यादा है और बहुत ही कम संख्यक होटल है यहाँ पर।
और मंदिर से 100-200 मीटर दूर अगर आप जाएंगे तो उससे तुलना में थोड़े कम में आपको होटल्स मिलेंगे, लेकिन उसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा ही रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और सुविधा है कि यहाँ पे आप टेंट में रह सकते हो। टेंट में 200-300 रुपये पर पर्सन में आपको आसानी से टेंट मिल जाएंगे। अगर आप बजट में जाना चाहते हो तो एक टेंट में रहकर रात बिता सकते हो। तो टेंट में स्टे करने पर आपको बिस्तर, तकिया ये सब प्रोवाइड किया जाएगा उसी 300 रुपये के अंदर ही। तो ये एक सुविधा है। तो फिर आप फ्रेश होके भक्तों की लाइन में खड़े हो जाइए बाबा के दर्शन के लिए। और लाइन के अलावा यहाँ पे एक और दर्शन होता है, स्पेशल दर्शन। तो स्पेशल दर्शन लगभग रात के 12-12:30 बजे के बाद ही होता है। हम लोग जब गए थे तभी 1 बजे था। स्पेशल दर्शन के लिए ये लोग 5000 रुपये चार्ज लेता है 5 आदमियों के लिए। इसमें क्या होता है कि आप अंदर आराम से जाइए, इतना भीड़ नहीं रहता, बस कुछ ही लोग होते हैं। आराम से जाइए, बाबा के ज्योतिर्लिंग है उसके पास बैठकर उन बाबा को छूकर 15-20 मिनट का वक्त लेकर आराम से पूजा दे सकते हैं आप। तो इसीलिए स्पेशल दर्शन मुझे काफी अच्छा लगा, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। फिर 7वें दिन की सुबह होगी केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान पर। तो उस दिन सुबह उठकर आप चाहे तो एक बार फिर से लाइन में खड़े होकर बाबा की दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आसपास की जगह जैसे चोरावाली ताल, मोदी गुफा, काल भैरव मंदिर, ये सब जगह घूम सकते हो। और घूम कर वापस फिर आपको नीचे भी आना है सोनप्रयाग तक। और उस दिन का नाइट स्टे आपको सोनप्रयाग में ही करना पड़ेगा। फिर 8वें दिन सुबह आपको सुबह जल्दी से जल्दी उठना होगा और 6 बजे तक निकल जाना होगा, क्योंकि 8वें दिन आपको एक लंबी जर्नी करनी होगी। सुबह उठ के आपको पहले सोनप्रयाग से आप जाएंगे त्रियुगी नारायण टेम्पल, जो कि सोनप्रयाग से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रियुगी नारायण टेम्पल जहाँ पे भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी हुई थी। तो उस टेम्पल में जाके आप पूजा करने के बाद फिर आप वापस आएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपका जर्नी फिर से शुरू होगा। सोनप्रयाग से आप फिर आएंगे ऊखीमठ, जहाँ पर बाबा को विंटर के दौरान ला के रखा जाता है और यहाँ पे बाबा की पूजा होती है पूरे विंटर में। भाई दूज के बाद जब कपाट बंद हो जाती है केदारनाथ मंदिर के, तो ऊखीमठ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहाँ से जब जाएंगे तो आपको रास्ते में साइट सीन मिलेंगे चोपता वैली, जो कि इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, देख लीजिए ड्रोन शॉट में कैसा है ये वैली। यहाँ पे एक और मंदिर पड़ती है तुंगनाथ टेम्पल, जो कि पंच केदार में सबसे ऊंची है। यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ेगा चोपता से। तुंगनाथ टेम्पल में आप दर्शन करने के बाद अगर आप चाहे 1 दिन और एक्सटेंड करने के लिए तो आप चंद्रशिला में रुक सकते हैं, जहाँ से आपको हिमालय की काफी अच्छे पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेंगे। तो ये अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 दिन रुकना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यहाँ से सीधा चले जाइए जोशीमठ तक, या जोशीमठ नहीं पहुँच पाए तो जितना दूर तक आप पहुँच सकते हैं वहीं पे स्टे ले लीजिए। तो सोनप्रयाग से जोशीमठ की दूरी पड़ेगी लगभग 200 किलोमीटर। इन सारी जगह घूमकर आप शायद जोशीमठ ना पहुंच पाए, प्रोबेबली आप गोपेश्वर तक पहुंच जाएंगे और गोपेश्वर में आपको स्टे लेना पड़ेगा उस रात। फिर 9वें दिन आपके स्टे पॉइंट से अगर जहाँ पे आप रहे हो, चाहे वो चंद्रशिला हो, गोपेश्वर हो या जोशीमठ, वहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए निकलना होगा। तो जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी होगी 40 किलोमीटर, गोपेश्वर से बद्रीनाथ की दूरी होगी 95 किलोमीटर। और अगर आप चंद्रशिला में हैं तो वहाँ से आपका बद्रीनाथ की दूरी होगी लगभग 140 किलोमीटर। तो सुबह सुबह जल्दी आपको फिर वहाँ निकलना होगा। वहाँ से आप सीधे चले जाइए बद्रीनाथ मंदिर के लिए। बद्रीनाथ के रास्ते में आपको सबसे पहले मिलेंगे हनुमान चट्टी, हनुमान जी का मंदिर। तो वहाँ पे रुककर दर्शन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप बद्रीनाथ के लिए जब जाएंगे तो आसपास का नजारा देखकर आपका दिल भर जाएगा। आप वैली के बीच से जाएंगे और दोनों साइड से दीवार जैसा पहाड़, और काफी अच्छा फीलिंग्स देता है। और वहाँ पे ठंड भी ज्यादा रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप बद्री विशाल के दर्शन कीजिए और दर्शन के बाद जाइए माना गांव घूमने के लिए। माना गांव जो कि इंडिया का पहले विलेज है, पहले तो वो लास्ट विलेज कहा जाता था, लेकिन अभी से इंडिया का पहली विलेज अब बोला जाता है। तो माना गांव में आपको सरस्वती नदी दिखेगी, जो कि एक गुप्त नदी है और यहीं पे दिखती है। इसके बाद आपको भीमपुल मिलेगा, गणेश गुफा मिलेगा, ब्यास गुफा देखने को मिलेगा। तो माना गांव काफी हिस्टोरिक प्लेस है, जाके आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप रिटर्न चले आइए जोशीमठ तक। जोशीमठ में आपको 2000 से 2500 के बीच में एक 4 बेड वाला कमरा जरूर मिल जाएगा।
फिर 10वें दिन सुबह आप जोशीमठ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए और अपने साथ लाएंगे ढेर सारी स्वीट मेमोरीज और यहीं पे आपका ट्रिप का खत्म होता है। आज के दिन आप जाएंगे जोशीमठ से हरिद्वार, जो कि लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार पे आपकी ट्रिप खत्म होगी। जोशीमठ से हरिद्वार आते वक्त रास्ते में आपको 4 प्रयाग देखने को मिलेंगे, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग और पहले आप दिखे है सोनप्रयाग। तो इसके साथ साथ आपका 5वें प्रयाग का दर्शन भी खत्म हो जाएगा और इस ट्रिप यहीं पे खत्म होती है हरिद्वार पे आके। अब आते हैं इस यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा पर हेड के हिसाब से। तो हम लोग मानिए 4 लोगों के हिसाब लगाते हैं इस वीडियो में। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, हरिद्वार से आपको 10 दिन के लिए गाड़ी मिल जाएगा 28 से 32 हजार के बीच। तो चलिए मान लीजिए 32 हजार ही लगता है। तो इस हिसाब से आप 4 आदमियों का लगता है 8000 पर हेड के हिसाब से। और फिर जो आएगा रहने का खर्चा, तो होटल आपको 1600 से 2000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका पर हेड हो गया 400 से 500 और ये हुआ 9 दिन के लिए। और बाकी एक दिन जो आप केदारनाथ में रहेंगे, तो उस केदारनाथ में अकोमोडेशन थोड़ा कॉस्टली है। तो उस हिसाब से उस दिन केदारनाथ के लिए आप 6 से 10 हजार पकड़ के रखिए एक रूम का, जिसमें 4 लोग आराम से आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सस्ता चाहते हैं तो टेंट के लिए भी जा सकते हैं, उसमें आपको 300-400 रुपये पर हेड के हिसाब से हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आते हैं फूड बिल्स पर। तो आपको 3 वक्त का खाना खाने में 400 से 500 रुपये पर हेड के हिसाब से आराम से हो जाएगा हर दिन के लिए। तो इस हिसाब से लगता है आपका 5000 रुपये। तो कुल जो खर्चा आया आपको 19 या 20 हजार में हरिद्वार टू हरिद्वार हो जाएगा आराम से। और एक्स्ट्रा का कुछ शॉपिंग करते तो वो हिसाब अलग है। बैगेज में क्या क्या लेना है? बैगेज में आपको लेना है, किसी भी मौसम में जाए 1-2 आपको गर्म कपड़ा रखना ही है अपने बैग में, और अच्छे सॉक्स रखना है, अच्छे शूज रखना है। अगर आप मई से सितंबर के महीने में जाते हैं तो आपको एक रेनकोट रखना ज़रूरी है। और अक्टूबर-नवंबर में जाते हैं तो बारिश के चांसेस कम है, लेकिन स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे तब भी आपको शायद रेनकोट कैरी करना पड़ जाए, तब भी करना है आपको रेनकोट कैरी। और इसके अलावा आपके बैग में कुछ सूखा भूखा खाने के सामान रहना चाहिए, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स या मुड़मुड़े, चीरा, ये सब या सत्तू। तो इसमें आपको काफ़ी मदद होगी बजट के हिसाब से भी। और वहाँ का खाना जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो ये खा के आप थोड़ा शांति ले सकते हैं। और विंटर के सीज़न में अगर जाते हैं अक्टूबर-नवंबर, तो आपको बैग में टोपी, मफलर और ज़्यादा गर्म कपड़े रखने होंगे, क्योंकि तब केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी। ऐसे भी अगर आप मई से सितंबर के बीच में जाते हैं तब भी केदारनाथ में ठंड लगेगा, एक स्वेटर या जैकेट रखना ज़रूरी है आपके बैग में। तो ये थी कुछ बैग में रखने की सामान और फूड बिल, टोटल खर्चा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में।